हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई विश आप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में आगे चलते हुए आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे बोर्ड पे नाम लिखा हो आप तो समझ तो गएंगे, मैट्रिसेस। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स जो आपके 12th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी बोर्ड और जेई लेवल हम यहाँ पे दोनों के लेवल की पढ़ाई करेंगे। तो हम 0 लेवल से स्टार्ट करके मैक्सिमम जेई नीट मेन और एडवांस, जेई मेन और एडवांस तक के जितने भी हमारे पॉसिबल क्वेश्चन है, जितने भी उनका लेवल है, वहाँ तक की हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ तक का लेवल का हम सारा इसमें पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम 0 से, कि अपने पास जो बेसिक है कि मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, किस प्रकार से इसका यूज है और किस प्रकार इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, और ये कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिसेस की। ठीक है, या आपको हिंदी में बात करें तो मैट्रिक्स। ठीक है, कि मैट्रिक्स होता क्या है और किस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। देखो, सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों का एक आयताकार निरूपण है, आयताकार क्रम का निरूपण है। कि जैसे आपके पास कोई भी संख्या दी हुई है या ठीक है ना, कोई भी फंक्शंस दिए हुए हैं तो उनको आप एक आयताकार बॉक्स में, आयताकार रूप में अगर आप उनको व्यवस्थित कर देते हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, एक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब आयत क्या हो सकता है, आयत किसी प्रकार का हो सकता है, कितने भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो हम कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स बना सकते हैं इसमें। देखो एग्जाम्पल के लेके देखता हूँ मैं कि इसको डिनोट करने के लिए सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट का यूज करते हैं, सीधी लाइन और थोड़ी सी अंदर की तरफ, जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P। चलो इतना ले लेते हैं, छोटी सी। ठीक है, ज़्यादा बड़ी मैट्रिक्स ना लेके इससे समझते हैं। अब देखो आयत बन रहा है, ये आयत बन रहा है। इसी के साथ साथ में देखो इसकी आमने सामने की भुजाएं, आयत की परिभाषा सबको पता है, जिसकी आमने सामने वाली लेंथ सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आमने सामने भुजा सेम है। ठीक है, इधर भी देखो ये वाली भी। अब ऐसा बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर इसमें कितने एलिमेंट है, देखो 1 2 3 4 एलिमेंट है, इधर भी 4 एलिमेंट है। तो आपके प्रकार से ये स्क्वायर भी बन रहा है। तो एक आयत क्या होता है, एक वृत्त जो होता है, सॉरी स्क्वायर जो होता है, वो आपके पास एक रेक्टेंगुलर भी होता है ना। जिस प्रकार से एक जो स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगुलर भी होता है, तो यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगुलर बन सकता है। और अगर मैं इसमें से कुछ एलिमेंट्स को हटा देता हूँ, जैसे इन वाले एलिमेंट को मैं हटा के एक नई मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ये लो ये बन गई। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट है, नीचे 4 है, तो हमारे पास क्या हो गई, इस तरह से बड़ी हो गई और इस तरह से छोटी हो गई। तो आयत की बात करते हैं, रेक्टेंगल हमारे पास किस प्रकार से होता है, इस प्रकार शेप में होता है। ठीक है, या ये वाली शेप ले ले, ये भी हमारे पास एक आयत होता है, रेक्टेंगुलर होता है। हम बात करें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को लेकर चलेंगे तो किसी भी बच्चों को कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है। तो देखो इसको भी तो मैं रेक्टेंगुलर बोल सकता हूँ कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर बन रहा है तो भी आपके पास एक रेक्टेंगुलर ही होगा। क्यों, ये तो इसके आमने सामने की लेंथ, तो इसकी भी आमने सामने लेंथ से वाल, इसकी भी आमने सामने की, इसकी भी आमने सामने की। तो इन बात तो ये होती है कि आमने सामने की लेंथ समान हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि चारों अगर इक्वल है तो वो तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर चारों लेंथ चारों साइड से उसकी इक्वल है तो वो तो हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। अगर चारों नहीं है, दो इक्वल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा। तो मैंने इसको रेक्टेंगुलर क्रम में व्यवस्थित किया आपके सामने। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की। तो देखो सबसे पहले जब आपको मैट्रिक्स को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है वो ये है, और इसको आप हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो। जो भी मैट्रिक्स आएगी उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो। हमने इसकी डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी संख्याओं या फलनों का आयताकार विन्यास में व्यवस्थित करना या आयताकार क्रम में उनको व्यवस्थित करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब इसका डेली जीवन में आप क्या यूज लेते हो, जैसे आपने कैलेंडर देखा होगा। ठीक है, कैलेंडर में क्या करते हो आप, वैल्यूज को, जैसे 1 तारीख को क्या लेके आए, 2 तारीख को, 3 तारीख को, वो एक तरह से क्रम ही है संख्याओं का। अब कोई नहीं, 7 दिन होते हैं, इधर ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रकार से इनको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। और भी डेली जीवन में बहुत यूज है, जैसे आप डेली का रूटीन का लिखते हो, अखबार लेके आते हो। ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करते हो कि आज की तारीख में अखबार आया नहीं आया, जिनको हिसाब किताब रखते हो आप। ठीक है, डेली का, डेली रूटीन का, जैसे आपको खर्चे होते हैं उनका रखते हो कि हमने 1 तारीख आज इतना खर्चा हुआ, आज इतना खर्चा हुआ। तो वो भी एक तरह से क्या है, वो भी एक तरह से मैट्रिक्स ही बनती है, क्योंकि डेली वाइज हम उनको एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है,
तो आपके इसका डेली यूज़ में भी आपको यूज़ का पता लग गया और इसको किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं ये भी पता लग गया। अब हमने बात की थी यहाँ पे, तो हमने सिर्फ अल्फ़ाबेट्स लिए, संख्या भी तो ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया आपके पास, ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स में इस प्रकार से जो ब्रैकेट में बंद करते हैं, जिस प्रकार से हमारा क्लोज ब्रैकेट होता है उसी प्रकार से। ठीक है, और इसके अंदर हम जरूरी नहीं कि सिर्फ संख्या ही एलिमेंट्स ही है, हमारे पास फलन फंक्शंस, फलन को भी हम इसमें डिनोट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आ गया cos x माइनस 10x प्लस 2, ठीक है, ये हो गया sec x प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे 2 आ गया। तो देखो यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस है, cos x है माइनस 10x, ये हमारे पास क्या है, एक तरह से फंक्शंस है। ठीक है, sec x प्लस 3x स्क्वायर, ये भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन और संख्या दोनों नंबर्स, फंक्शंस और नंबर्स दोनों साथ में आ रहे, तो इनको भी हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए वो कंडीशन नहीं कि हम या तो अगर फंक्शन ही लिखना है तो फंक्शन लिखे, नंबर्स लिखना है तो नंबर्स लिखे। ठीक है, हम इसमें फंक्शंस को भी लिख सकते हैं, नंबर्स को भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिस प्रकार से हमारे पास जो मैट्रिक्स को बनाना है हिसाब किताब भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि कोई एक तरीका होता है कि हमारे पास बुक्स के बारे में बात करें। ठीक है, कि 12th क्लास में कितनी बुक्स चलती है, तो 12th क्लास में हिंदी की 2 बुक्स हैं। ठीक है, या बच्चों की 12th क्लास हमारे पास क्लास हो और बच्चों का अरेंजमेंट करना हो तो उसका किस प्रकार से करोगे। ठीक है, जैसे 12th क्लास में आपके पास कितने बच्चे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ले लेते हैं। ठीक है, ये तो आ गया। फिर या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कर लो, या फिर ये भी कर सकते हो कि हमारे पास साइंस फैकल्टी में कितने हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर फैकल्टी में कितने हैं, आर्ट्स में कितने हैं और कॉमर्स में कितने हैं। तो इन सभी को अरेंज करने का तरीका, 12th में कितने हैं, 11th में कितने हैं। अब साइंस एग्रीकल्चर आर्ट्स कॉमर्स 11th और 12th की ही बात करेंगे, क्योंकि 10th में तो ये होते नहीं, 10th में तो हमारे पास नॉर्मल सब्जेक्ट्स चलते हैं। ठीक है, तो देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो इसमें तो टोटल बच्चे जो हिंदी मीडियम के, मान लो मैं लेता हूँ 20 हैं, 20 की जगह आप 60 ले लो इसको, 60 12th में और 80 11th में। इंग्लिश मीडियम में कितने हैं, 40 12th में और 50 11th में। ठीक है, ये भी अरेंजमेंट हो गया। साइंस कितनों ले रखी है, मैं बोलता हूँ 12th में 20 स्टूडेंट्स ने साइंस ले रखी है और 11th में कितनों ले रखी है, 15 कर देता हूँ। ठीक है, एग्रीकल्चर, इसमें 20 एग्रीकल्चर के बता देता हूँ मैं, और इसके 19 कर देता हूँ। ओके, आर्ट्स में कितने हो गए, इसमें आर्ट्स में 15 ने आर्ट्स ले रखा है, इसमें कितने ले रखे, इसमें 31 ने आर्ट्स ले रखी है। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमर्स की बात है, तो कॉमर्स में हमारे पास रिमाइंड कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, टोटल कितने थे, 100 थे हमारे पास, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पे टोटल का करेंगे तो थोड़ा टोटल गड़बड़ हो गया लगता है हमारा, 40 100 होने चाहिए थे, 80। तो मैं देखो इनको अरेंज करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे साइंस वाले भी, क्योंकि आर्ट्स और साइंस में आर्ट्स और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के आएंगे, तो मैं सारे तो चलो 30 ले लेते हैं, इसमें सभी को पहले इनमें अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये एग्रीकल्चर अपना, इसमें भी अपने पास लेते हैं 30, इसमें हो गया हमारे पास 20 ले लेते हैं, और कॉमर्स में भी ले लेते हैं 20। तो हमारे पास कितने हो गए, टोटल 100 स्टूडेंट हो गए, और ये भी टोटल 100 स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास में हमारे पास कितने हो रहे हैं, 85 130। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ 35 इसमें है, 35 ने एग्रीकल्चर ले रखा है, 30 ने आर्ट्स ले रखा है, और ये कितने 70 100 130, और 30 हमारे पास कितने आ गए जिन्होंने 11th क्लास में कॉमर्स ले रखा है। तो ये एक क्लास के स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट हो गया, इस प्रकार से इनको अरेंज कर सकते हैं, ये इनकी डेफिनेशन। तो यहाँ वाले तो ये वाला ब्रैकेट अभी यहाँ पे न लगकर इस पर लगाएगा कि जो संख्याओं का निरूपण कर रहे हैं वो अब यहाँ पर ये आगे हमारे पास सब्जेक्ट्स आगे, और ये स्ट्रीम आगे, कौन सी 11th है 12th है, ये स्ट्रीम्स है, ये लैंग्वेज है, और ये हमारे पास क्लासेज आगे। तो इनका भी एक अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो ये भी किस में होगा, मैट्रिक्स में। अब देखो हम इन बच्चों को अलग अलग लिखना चाहिए कि हिंदी में 12th क्लास में कितने बच्चे हैं, तो ये इसमें थोड़ी सी बहुत ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं किसी बाथरूम किसी फैक्ट्री में हमारे पास कितने 5000 वर्कर्स है, कौन सा वर्कर कहाँ पर काम कर रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है, तो उन सबका अरेंजमेंट अलग अलग, या उनका सैलरी वाइज या उनके पद वाइज कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, हम आसानी से अरेंज कर सकते हैं। तो ये ऐसी बहुत सी जगहों पर ये हमारे पास मैट्रिक्स बहुत ही इजीली काम में आ जाती है, जिससे कि बहुत बड़ी संख्याओं को भी हम एक छोटे से अरेंजमेंट में सेट कर सकते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री की बात करें, उसमें काम करने वाले वर्कर
जो ऑफिस का काम करने वाले कितने हैं, मशीनों पर काम करने वाले कितने हैं, परिवहन वाले कितने हैं, उन सभी को अलग अलग अरेंज करके, ठीक है, उनकी टोटल संख्या और उनके काम को बांट सकते हैं। अगर सभी को एक एक को लिखना पड़े तो हमारे पास जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल जीवन और हमारे पास ऑफिशियल या किसी भी इंडस्ट्रियल वगैरह या कहीं पर भी हो, हमारे पास मैट्रिक्स का यूज बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। इस चीज़ के बारे में आपने बता भी दिया मैंने, और आपने समझ में भी आ गया होगा कि मैट्रिक्स का यूज डेली यूज में भी आप किस प्रकार से लेते हो, ठीक है। अभी हमारे पास मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे थे। अब देखो हमने यहाँ पे देखा कि इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो देखो 1 2 3 4 लाइनें इस प्रकार से, ठीक है, ये वाली इस लाइन 3 लाइनें इस प्रकार से, तो इनको किस प्रकार से नोट करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास इनको उल्टा कर दे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका एक क्रम निश्चित होता है, इसका एक ऑर्डर होता है। तो हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जिस प्रकार से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, इसको हम m क्रॉस n से डिनोट करते हैं। किससे? m क्रॉस n से। जो जहां पर m है वो आपके पास क्या है, इसके रोज की, इसमें कितने रो, पंक्तियों की संख्या, ठीक है। कि जैसे पंक्तियां कौन सी होती है, ये वाली 1 2 2 और ये 3, ठीक है, ये पंक्तियां हो गई। इसी प्रकार जो n है वो n हमारे पास, इसको m क्रॉस n से डिनोट करते हैं, और जो m हमारे पास किसको, पंक्तियों को दर्शाता है। तो ये आपके पास m और ये m हो गया। जो n है वो हमारे पास कॉलम को दर्शाता है, जो कोई भी कॉलम है, कॉलम यानी स्तंभ, ठीक है, स्तंभ। खड़ा वाली जो लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं कॉलम या स्तंभ, जो तिरछी लाइनें होती हैं आड़ी, इनको बोलते हैं रो यानी पंक्तियां, ठीक है। तो इनको हम दर्शाते हैं n से, ये n हो गया, ये भी n हो गया, ये n हो गया। तो ये तो इनको प्रदर्शित करने का तरीका। अब इसमें अगर एलिमेंट्स की संख्या पता करनी हो कि एक मैट्रिक्स में हमारे पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से पता करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, जो देखो m इंटू n कितने आ रहे हैं, एक एलिमेंट, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये जो मैंने गोल किए, यहाँ पर हमारे पास क्या एलिमेंट्स बैठे हैं। देखो पीछे वाली मैट्रिक्स में जाके चेक कर देते हैं, हमारे पास इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमेंट हो गए। तो इसकी जो वैल्यू है वो m क्रॉस n इसके इक्वल आती है, जो इक्वल टू एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कि जो m क्रॉस n है उसका जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स में एलिमेंट है वो आ जाएगा। तो देखो अब हम पीछे वाली मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं कि m क्रॉस n क्या है। तो m की मैंने वैल्यू बताई थी कि जो आपके पास पंक्ति होती है, तो आड़ी वाली लाइन पंक्ति, तो 1 और 2 पंक्ति, तो 2 पंक्तियां। स्तंभ कितने, ये एक स्तंभ ये हो गया, ठीक है, एक स्तंभ ये हो गया, एक स्तंभ ये हो गया, एक स्तंभ ये हो गया, कितने स्तंभ हो गए, 3, तो 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्रम क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। चलो इसी प्रकार इसका चेक करते हैं। देखो ये एक पंक्ति, ये 2 पंक्तियां, 3 और ये 4 पंक्तियां। तो पंक्तियों की संख्या कितनी आ रही है, जो आपकी रो है, रो कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार हम अगर कॉलम की बात करें, तो देखो ये एक कॉलम, ये 2 कॉलम और ये 3 कॉलम, तो कॉलम की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास है, 3, तो क्या लिखेंगे 4 क्रॉस 3। तो ये हमारे पास इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। सिमिलरली इसकी बात करें तो देखो एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 1 और 2, तो इसमें पंक्तियों की संख्या 2। कॉलम की बात करें तो ये 2 कॉलम होंगे, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो असमान है, 4 3 2 3 असमान है, तो ये एक आयताकार निरूपण हो गया। ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो तो 2 क्रॉस 2 मतलब इसकी दोनों साइड्स, चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। इधर से भी 2 है, इधर से देखो 2 है, नीचे से भी 2 है, इधर से देखोगे तो भी 2 है। तो आपके पास क्या हो गई, स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन हो गया, स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। तो ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो आप स्क्वायर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इसकी मेनली डेफिनेशन ये होती है कि आप इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, क्योंकि एक स्क्वायर ऑलवेज ए रेक्टेंगुलर, कि एक जो स्क्वायर होता है वो आपका ऑलवेज एक रेक्टेंगुलर आयत होता है, ठीक है। तो ये क्रम हो गया। अब इसके एलिमेंट्स की बात करेंगे कि कितने एलिमेंट्स है इसमें। तो यहाँ पे देखो इसको मैं काउंट करता हूँ, 3 और 3 6, तो 2 × 3 6, यहाँ पे 4 × 3 कितना होता है 12। देखो 3 3 6 3 9 और 3 12, तो टोटल एलिमेंट क्या आ गए, 12 आ गए। यहाँ पर इसकी बात करें तो 2 × 2 हमारे पास कितने आ गए, 4 एलिमेंट्स आ गए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 2 और 2 4 एलिमेंट्स। तो इससे हमें पता लग गया कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इस m क्रॉस n से इसके किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं उसका भी आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमने यहाँ पे इसकी बात कर ली, तो अब इसका एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, मैट्रिक्स का एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं हम कि वो किस प्रकार से होता है, जिससे हम सभी मैट्रिक्स को आसानी से रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, देखिए इसको सबसे पहले हम किससे, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और जो अंदर इसके एलिमेंट लिखेंगे वो स्मॉल ए में लिखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा A11, ठीक है, A12, A13 और यहां पर A1N। अब देखो यहाँ पर इसमें, अब यहाँ से कितने बता सकते हैं, ये सबसे पहले यहाँ से हमें किसका पता लग रहा है, कॉलम का पता लग रहा है। तो देखो 1 2 3 और चल के n, ये जो लास्ट वाली वैल्यू आ रही है वो किसको डिनोट कर रही है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सेम यहाँ पर A21, A22, A23 और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, A2N। ओके, ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट A31, A32, A33, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3N। सिमिलरली अगर मैं इसी प्रकार चलता हूँ तो सेम वैल्यू 1 2 3 चेंज होती जा रही है, और यहाँ वाली वैल्यू को मैं कर रहा हूँ AM1, ठीक है, AM2, यहाँ पर आपके पास आएगा AM AM3 और देखो ये वाली वैल्यू AM और ये N, जो लास्ट एलिमेंट है कि हमारे पास MV पंक्ति है और N स्तंभ है। ठीक है, M, अब यहाँ से इसका ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर जो आएगा वो आपके पास कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा M क्रॉस N। अब आपको एक चीज़ ध्यान में आ रही है कि सर अगर हमें कैसे पता चलेगा इसको M फॉर्म में लिखें या N फॉर्म में, तो यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट आते हैं उसको हम I और J की फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ का एक एलिमेंट मिटाना चाहूँ, ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ A1, क्योंकि फर्स्ट वाला चेंज नहीं हो रहा, सेकंड वाला चेंज हो रहा है, जिसको लिखेंगे J से, ये क्या हो जाएगा 1J, ये क्या हो जाएगा A2J, A3J। अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास एक वैल्यू आएगी, तो मैं वो वैल्यू भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ AI1। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा AI2, क्योंकि ये वाला वैल्यू सब में देखो सेकंड वाली वैल्यू 2 आ रही है, लेकिन ये फर्स्ट वाली वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या आएगा AI3 और यहाँ पर AIJ आएगा। यहाँ पर आगे चलकर आपके पास यहाँ वाली AI की जगह फिक्स नहीं है, लेकिन ये फिक्स है N। ठीक है, तो यहाँ पर AI, अब देखो यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, तो ये M और ये J, AMJ, A क्रॉस M क्रॉस N। तो यहाँ वाली हम इसका क्रम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो ये मिड वाली वैल्यू है आपके पास, जो ये मिड वाली वैल्यू आई AIJ, इस प्रकार से हम कोई भी एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपके पास कुछ इस प्रकार से होगा कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो A इक्वल टू AIJ और ये M क्रॉस N, इस प्रकार से आपको लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जो M क्रॉस N है वो रोज और कॉलम्स की वैल्यू है। ठीक है, I और J, ये भी I और J M, तो यहाँ पर I क्या होगा, I बिलोंग्स टू M ऑलवेज। जो आपका I है वो बिलोंग्स टू
आई बिलोंग्स टू एम ऑलवेज और जे बिलोंग्स टू ऑलवेज एन। यहाँ पर आई की जो वैल्यू रखेंगे वो एम की वैल्यूज में से रखेंगे कि अगर आपका एम 1 से 10 तक है तो आई की वैल्यू 1 से 10 तक आएगी, और अगर जे आपका जे की वैल्यू लिखनी है तो वो एन से उठाएंगे कि एन की वैल्यू अगर 5 है 7 है तो 1 से 7 या 1 से 5 लिख के हम इस प्रकार से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, फॉर्मेट हो गया, जिससे आप किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके टाइप्स की। ठीक है, सबसे पहले टाइप में इसमें आता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने मैट्रिक्स की बात करी, इसके मैट्रिक्स के टाइप की बात करते हैं। हमारे पास है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कितने टाइप्स की होती है, उन टाइप्स के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स। रो यानी इसकी बात करें तो पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स, हिंदी में भी नाम भी इसका मैट्रिक्स ही है, सॉरी। ठीक है, पंक्ति। अब देखो जैसे नाम से पता चल रहा है पंक्ति कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल क्या हो, सिर्फ एक पंक्ति हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल क्या हो, एक पंक्ति हो। ठीक है, कॉलम्स की संख्या के बारे में उसमें कुछ नहीं बताया गया, तो कॉलम्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ कितनी होनी चाहिए, एक पंक्ति होनी चाहिए। कॉलम कितने हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखो अगर मैं बनाना चाहूँ तो पंक्ति कौन सी होती है, मैंने ये बताया ये वाली वैल्यूज आपके क्या होती है, वो आपके पास पंक्ति होती है। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट लिख रहा हूँ ए बी सी और डी, तो आपके पास क्या है, सिर्फ एक पंक्ति बन रही है। कॉलम कितने बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 कॉलम बन रहे हैं, तो हमें कॉलम से कोई मतलब नहीं है। इसे पंक्ति मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब इसमें केवल और केवल क्या हो, एक पंक्ति हो। अगर इन एलिमेंट को मैं स्टैंडर्ड तरीके से लिखना चाहूँ तो यहाँ से ए आई की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे A11, ये A12, A13, A14। अगर इसका हम ऑर्डर लिखेंगे तो m क्रॉस n, तो m की वैल्यू कितनी है 1 क्रॉस 4। तो m का मान यहाँ से कितना आ गया, m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 4। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अभी पीछे हमने बात की थी कि जो इसको लिखते हैं AIJ फॉर्मेट। ठीक है, AIJ में लिखने की कोशिश करते हैं इसको। तो चलो देखो यहाँ पे जो I है, मैंने बताया था कि I ऑलवेज बिलोंग्स टू किस में आएगा, M में, और J ऑलवेज बिलोंग्स टू N को। तो J N को बिलोंग करता है और I M को। तो यहाँ पे देखो I की वैल्यू तो सेम है, I इक्वल टू ओनली 1 है, और J हमारे पास चेंज होता रहा है। J की वैल्यू कितनी चल रही है 1 1 1 2 1 3 1 4। तो हमारे पास जो AIJ के फॉर्म में लिखे तो J हमारा चेंज होता जा रहा है, लेकिन जो I है वो हमारे पास एज इट इज ही है। तो इसको स्टैंडर्ड तरीके से अगर लिखना चाहें तो AIJ इक्वल टू M क्रॉस N, और M इक्वल टू 1 और N इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, आप जितनी वैल्यू लेना चाहो। ठीक है, या I हमेशा जैसे कम ही रहेगा, और इक्वल टू I इक्वल टू 1, I इक्वल टू ऑलवेज 1। ठीक है, I का मान ऑलवेज 1 रहेगा, तब आपके पास जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट हमारा कॉलम मैट्रिक्स। जिस प्रकार से हमारे पास रो मैट्रिक्स थी उसी प्रकार से हमारे पास क्या आ गए, नॉर्मल कॉलम मैट्रिक्स आ गए। तो कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है कॉलम, कॉलम यानी स्तंभ मैट्रिक्स। ठीक है, आपके पास है स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स ठीक है, देखिए स्तंभ यानी नाम से पता चला जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो। पंक्तियां कितनी है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया हो। ठीक है, पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। स्तंभ बनाना है तो इस प्रकार से बनेगा, और केवल कितना होना चाहिए, एक स्तंभ बनाना चाहिए। तो A B C और D। ठीक है, देखो सिर्फ और सिर्फ एक स्तंभ आ रहा है, तो इस बार जो हमारे पास M है वो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, चेंज होएगा। लेकिन जो आपके पास N है, इसका क्रम लिखना चाहूँ तो सबसे पहले क्रम आता है हमारे पास पंक्ति होगा। तो पंक्तियाँ कितनी है, 1 2 3 4, 4 पंक्तियाँ और कितना कॉलम है, 1 कॉलम है। ठीक है, 4 पंक्तियाँ 1 कॉलम है। तो देखो, तो यहाँ से M का मान तो कितना आ गया आपके पास 4, लेकिन N का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है।
अगर आप इसको आई और जे की फॉर्म में लिखना चाहें तो जो आई का मान आएगा वो आई का मान तो हमारे पास चेंज है, आई इक्वल टू 1 to 4 है, ठीक है। लेकिन जो जे की वैल्यू लिखना चाहेंगे वो जे की वैल्यू ऑलवेज कितनी रहेगी, 1 रहेगी। जो जे किसको डिनोट करता है, आपके कॉलम को, ठीक है। तो कॉलम आपके पास कितना है, केवल और केवल एक है। तो सेम जिस प्रकार से पंक्ति मैट्रिक्स है उसी प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स भी हो जाएगी आपके पास। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि मैट्रिक्स को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब इस रेक्टेंगुलर हमारे पास अगर m क्रॉस n, m और n का मान दोनों का इक्वल हो जाए, कि पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या दोनों की मान समान होता है, तो हमारे पास कौन सा बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स इसको बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, कि आपके पास क्या हो गया, वर्ग मैट्रिक्स हो गया। तो इसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या का मान क्या होता है, सेम होता है। या 3 क्रॉस 3 ले लो, 2 क्रॉस 2 ले लो, या आप ले लो 4 क्रॉस 4 की। ठीक है, जो भी आएंगे एलिमेंट्स आपके अंदर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। एलिमेंट्स के अलावा कोई अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या कोई फंक्शन हमारे पास कुछ भी प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो A1 2 B3 4 C5 6 मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर इसकी बात करें तो A0 1 2 किसी प्रकार से हो सकते हैं, आप कुछ भी आ सकता है। इसके बारे में कोई जरूरत नहीं कि फंक्शन ही आए ऑलवेज, या ऑलवेज नंबर ही आए, या ऑलवेज अल्फाबेट ही आए। ठीक है, तो देखो इसमें पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है। इसमें कॉलम्स की संख्या भी 3 है और पंक्तियों की संख्या भी 3 है। पंक्तियाँ कौन सी होती है हमारे पास, जो इस प्रकार से आती है, ये पंक्तियाँ हैं। ये जो कहलाएंगी आपके पास पंक्तियाँ कहलाएंगी, और जो ये है आपके पास, ये आपके पास क्या कहलाएंगे, कॉलम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, अगर 4 वाले की बात करें तो 1 2 3 4, यहाँ से A B C D E F G H 5 6 7 8 किसी प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप इसमें देख सकते हो कि कॉलम और रो दोनों की वैल्यूज क्या है, इक्वल आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो अब आते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, या इसको आप बोल सकते हो नल मैट्रिक्स। जिस प्रकार से आपने फर्स्ट चैप्टर में सेट पढ़ा था 11वीं क्लास में, 11वीं क्लास जहाँ सेट पढ़ते हो वहाँ पे एक हमारे पास होता है एम्प्टी सेट, उसी प्रकार से ये जीरो मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ पे इसमें इतना फर्क है कि वहाँ पे जो एम्प्टी सेट होता है, यहाँ पर जो होगा वो आपके पास क्या होगा, मैट्रिक्स में जो वैल्यूज आएंगी जितने, वो सारे क्या होंगे आपके पास, जीरो मैट्रिक्स। क्रम इसमें मायने नहीं रहता, क्रम किसी प्रकार से आपका कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके पास कितना है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है, एक क्या बनेगी आपके पास है, 2 क्रॉस 2 की बना लो। इसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, शून्य होते हैं। शून्य मैट्रिक्स जैसे नाम से पता चल रहा है कि वह मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे अवयव क्या हों, या सारे के सारे एलिमेंट जो क्या हो वो आपके पास जीरो हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब जैसे नाम से पता चल रहा है अपर यानी ऊपरी, ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। जैसे नाम से पता चला ऊपरी त्रिभुजाकार, कि वह मैट्रिक्स जिसमें ऊपर वाली साइड, अब ऊपर वाली साइड कौन सी, कि विकर्ण से ऊपरी। ठीक है, विकर्ण। अब देखो किस प्रकार से मैं कोई ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये वाला। अब ये आयत है, इसमें ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश करता हूँ तो ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ट्रायंगुलर बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, मतलब कि अगर जो इस लाइन पर जो एलिमेंट आ रहे हैं उनके अलावा जो भी एलिमेंट बचेंगे वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, इधर बनाने की कोशिश करते हैं, ये ऊपरी त्रिभुज बन रहा है, हमारे पास नेक्स्ट में आएगा निम्न त्रिभुज, तो उसमें क्या है, निम्न नीचे की तरफ त्रिभुज बन जाएगा, और जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे A B C आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, मैं लिख लेता हूँ D लिख लेता हूँ, यहाँ पर हमारे पास जीरो बन जाएगा, लेकिन यहाँ के एलिमेंट E और F। तो देखो जैसे बात कर रहे थे हम ऊपरी त्रिभुजाकार की, देखो मैं बात ये वाला, ये एलिमेंट बन गए आपके पास, ये जो ऊपर एक है त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज के तो एलिमेंट तो जीरो नहीं होंगे, लेकिन इसके अलावा जो नीचे वाले सारे एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आपके पास
मैट्रिक्स बनेगी वो क्या कहलाएगी, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। सेम अगर नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये तो क्या हो जाएगा, निम्न, ठीक है, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ठीक है, कि इसमें नीचे की तरफ त्रिभुज बनेगा। तो मतलब आपके पास ये वाली जो साइड होगी, ये एक विकर्ण होता है इसका, तो इसके अलावा जो एलिमेंट बचेंगे, तो एलिमेंट कहाँ बचेंगे, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा। अगर 3x3 की है, ठीक है, तो इसमें 3x3 का एग्जाम्पल हमने ऊपरी में देख लिया। हम इसमें जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो निम्न वाला देखते हैं, ठीक है। चलो 4 वाला देख लेते हैं, A B C और ये आ गया D, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एलिमेंट 0। अब देखो इस वाले विकर्ण को बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आपके पास E F और G बन गया। तो यहाँ वाला 0 0, यहाँ का एलिमेंट कुछ ना कुछ आएगा, H I हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 0 और 0, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका लास्ट एलिमेंट आएगा J ले लेते हैं। तो अब देखो इसमें मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैट्रिक्स, सॉरी हमने इसको उल्टा बना दिया। ये हमारे पास एक ऊपरी त्रिभुजाकार का एग्जाम्पल हो गया, हमें बनाना था नीचे निम्न त्रिभुजाकार का। तो इसको मिटा के हम दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या करना है, ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 करना है। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट तो आपके पास आएगा A, तो ये 0 B, ठीक है। यहाँ एलिमेंट आएगा C, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर कितना आएगा D, यहाँ पर E और यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा F, ये 0, यहाँ पर H I J और K। तो अब देखो निम्न में नीचे एक त्रिभुज बन रहा है आपके पास, नीचे वाला ये कॉलम ले लो, ठीक है, और इस प्रकार से। तो इसके अलावा जो एलिमेंट आपके बन रहे हैं, ये एक तरह से विकर्ण बन गया। तो इसके जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो आपके पास 0 देंगे और नीचे वाले एलिमेंट 0 ना, अगर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है डायगोनल। डायगोनल यानी विकर्ण, डायगोनल यानी आपके पास हो गया विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स की बात करें, विकर्ण मैट्रिक्स की वह मैट्रिक्स आपके पास कोई भी वह आयताकार निरूपण जिसमें जो मैट्रिक्स के जो विकर्ण वाली लाइन होती है, जो आयत का जो विकर्ण होता है, उसके अलावा जो भी एलिमेंट बचते हैं हमारे पास वो क्या होने चाहिए, 0। सिर्फ एलिमेंट है जो विकर्ण के एलिमेंट वो 0 नहीं होने चाहिए, उसके अलावा जो भी एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं वो सारे क्या होने चाहिए, 0। तो देखो इसमें अगर मैं विकर्ण बना के सोचूं A B और C, ये एलिमेंट आ गए। अब देखो विकर्ण सेम हो, एलिमेंट सेम हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो भी हमारे पास आए वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए विकर्ण के अलावा। ये 3x3 के मैट्रिक्स है और इसके अंदर जो भी विकर्ण बनेगा, डायगोनल बनेगा, वो आपके पास क्या करना है, आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सारे एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर। स्केलर यानी अदिश, अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स की बात करते हैं, जैसे हमने डायगोनल की बात की उसी प्रकार से अदिश मैट्रिक्स की बात करेंगे कि जो अदिश मैट्रिक्स होता है उसमें बात भी यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे, डायगोनल की बात करेंगे। जो डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होंगे, ऑलवेज सेम होंगे। जो डायगोनल के एलिमेंट है वो ऑलवेज क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। बाकी सारी जगह 0। डायगोनल जो होगा, डायगोनल के जितने भी एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट क्या होंगे, ऑलवेज सेम होंगे। उसके अलावा जो भी एलिमेंट रिमाइंड रहेंगे हमारे पास वो क्या रहेंगे, वो 0 हो जाएंगे। डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 और जो डायगोनल के एलिमेंट आएंगे वो क्या कहलाएंगे। अब देखो डायगोनल के जो एलिमेंट आते हैं, हमने वहाँ पे बात की थी कि A11 आता है, ठीक है, फिर A22 भी होता है और A33 होता है। तो ये जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे हमारे पास क्या होना चाहिए, तीनों का मान इक्वल होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे बोल सकता हूँ कि A11 A इक्वल टू A22 इक्वल टू A33। तो इन तीनों की वैल्यू अगर इक्वल है और बाकी आपके पास एक विकर्ण मैट्रिक्स बन रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास एक स्केलर या अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी इकाई मैट्रिक्स। आइडेंटिटी हो गया इकाई मैट्रिक्स।
ठीक है, इकाई मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। वह मैट्रिक्स, जैसे हमने डायगोनल की बात की तो इसमें भी डायगोनल का कंडीशन लगेगा कि इसमें डायगोनल के बारे में बात करेंगे। हमने स्केलर के बारे में बात की, डायगोनल की बात की, और अब आइडेंटिटी एलिमेंट कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसमें विकिन के एलिमेंट क्या होते हैं, ऑलवेज 1 होते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है, हमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, आइडेंटिटी एलिमेंट को। तो इसके जो विकिन के एलिमेंट है ऑलवेज कितने आते हैं, 1 आएगा, और बाकी सारे जो एलिमेंट है वो ऑलवेज 0, वो ऑलवेज 0। तो इस प्रकार की जो आपके पास मैट्रिक्स मिलती है वो आइडेंटिटी या इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। इकाई मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब उसके विकिन के अवयव तो क्या हो, ओनली 1 इकाई हो, ठीक है, इकाई है, और उसके अलावा विकिन के अलावा बाकी सारे अवयव क्या होने चाहिए, आपके पास 0 होने चाहिए, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड डिनोटेशन है कि आई से ही डिनोट करते हैं। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी यानी समानता, कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो समानता किसमें चेक करेंगे कि अगर आपके पास एक से अधिक मैट्रिक्स हैं तो उन एक से अधिक मैट्रिक्सों में समानता चेक करेंगे, उन दोनों में क्या समानता है, या इक्वल। अगर आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं A = B, इसका मतलब क्या होता है कि उनके जो एलिमेंट है, एलिमेंट और उनके एलिमेंटों के नंबर्स, कितनी संख्या, वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और उसके साथ साथ में कंडीशन ये है कि उनके जो संगत अवयव होते हैं, उनके जो संगत अवयव होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जिस प्रकार से एग्जांपल लेके देख रहा हूँ कि मैं आपके पास 2 मैट्रिक्स बने हुए हैं, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ A B C D E और F, ठीक है। यहाँ पर अपने पास वैल्यू ले रहा हूँ मैं 1 B C 3 5 और यहाँ पर आ गया 7। ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो यहाँ पर अगर आपको इन बाकी वैल्यूज की, नंबर्स की वैल्यू पूछा है तो A = ऑलवेज कितना आएगा, 1, क्योंकि इसके संगत एलिमेंट ये है। B और C दोनों देखो सेम टू सेम है। D के संगत एलिमेंट 3 है, तो यहाँ से D = कितना आ जाएगा आपके पास 3, और E के संगत अवयव 5 है, तो E की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और F के संगत अवयव हमारे पास कितना है, 7 है, तो F = कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में। तो आज हमने मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। मैट्रिक्स के टाइप्स हैं, कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है, हमने मैट्रिक्स के प्रकार को, सभी प्रकार को एक बार देख लिया, ठीक है। तो लगभग कुल हमने 10 प्रकार के बारे में बात की है कि 10 टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के, किस प्रकार से कौन सा टाइप कहाँ होता है उस प्रकार हमने बात कर ली। सबसे पहले हमारे पास हमने बात की है मैट्रिक्स के, तो देखो 2 कॉमन है, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर। तो उसमें देखो दोनों में निम्न त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार, कि ऊपर की तरफ त्रिभुज बने और उसके एलिमेंट 0 नहीं हो तो वो ऊपरी त्रिभुजाकार। अगर नीचे की तरफ एलिमेंट बन रहा है उसके अलावा बाकी एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो नीचे की तरफ त्रिभुज बन रहा है और उसके अलावा जो एलिमेंट है वो 0 हो तो ऊपरी और निम्न त्रिभुजाकार। विकिरण की बात की तो विकिरण वाले में विकिरण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें विकिरण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन विकिरण के अलावा सारे अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। उसके बाद में हमने बात की स्केलर की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि स्केलर मैट्रिक्स में मैंने बात की कि विकिरण के अवयव सेम होने चाहिए, हमेशा सेम होने चाहिए कि A B C ये दोनों है तो उन तीनों का मान क्या है, अगर विकिरण में A B C है तो A = B = C होना चाहिए, जैसे ये हमने पीछे बात की। और उसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी वाला मैट्रिक्स की, उसमें विकिरण के अवयव ऑलवेज आइडेंटिटी होना चाहिए। आइडेंटिटी हम 1 को लेते हैं, इकाई तो 1 इकाई हो गया, उसके अलावा और जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिक्स के आगे के पॉइंट्स पर बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस प्रकार से इसको सोल्व किया, इसको वैल्यूज को किस प्रकार चेंज किया जाता है, मैट्रिक्स को आप दूसरे में चेंज करना हो, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका सम, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए NCI कोचिंग से, नीव कैरियर इंस्टीट्यूट से। आज के लिए धन्यवाद।